बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। इनसाइट से इरफान जमशेद मुखातिब हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जो है वो पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद जो है वीडियोज़ को देख सकें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रीमलाइंस एंड स्केचेस ऑफ फील्ड्स। हम देखेंगे ये जो स्ट्रीमलाइंस हैं इनसे क्या मुराद है और हाउ हम फील्ड्स को कैसे स्केच कर सकते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियोस आपसे शेयर की थी, जिसमें हमने डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस का ज़िक्र किया है, जिसमें पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, शीट चार्ज एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात की है। हमने उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के लिए इक्वेशंस भी ड्रॉ किए। वो इक्वेशंस दरअसल जो है वेक्टर इक्वेशंस थी, जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व थी और मैग्नीट्यूड भी। उन इक्वेशंस को बहरहाल इमेजिन करना या उनको वो एक्चुअली किस शेप में है उस शेप को अपने माइंड में लाना ये काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन हमने इंतखाब ही उन इक्वेशंस का किया था या उन सिनेरियोज़ का किया था जो सिंपल थे, जो फिर भी हमारी समझ में आ सकते थे। लेकिन वक़्त के साथ अगर हम एक्चुअल किसी पोज़ीशन पे चले जाएँ या एक्चुअली एंटीना पे या किसी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक्चुअल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको अगर आपने इमेजिन करना हो तो उसको आपने कहीं ड्रॉ करना हो तो ये बहुत मुश्किल है। उसको इमेजिन करना बहुत ही दुश्वार है। आप सही तरह से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें इस सारी थ्योरी के साथ और इन सारी इक्वेशंस के अलावा हमें किसी तस्वीर की भी ज़रूरत पेश आती है। और कहा जाता है कि वन पिक्चर वुड बी वर्थ अबाउट 1000 वर्ड्स। अगर आप हज़ारों अल्फ़ाज़ बोलें किसी बात को समझाने के लिए, या तो आप अगर आपके पास एक तस्वीर है, अगर आप तस्वीर दिखा दें तो वो उन हज़ारों अल्फ़ाज़ पे भारी हो जाती है। तो लिहाज़ा हम क्या करेंगे, हम इन फ़ील्ड्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उनकी एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो लिहाज़ा ये जब हम पिक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितनी तरह की पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और उससे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल सकती है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। और सबसे पहले हम एक लाइन चार्ज को ले रहे हैं, इसको हम पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं और ये हमारे पास उस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ए रो जो है वो उसके साथ यूनिट वेक्टर है। तो हम इससे पहले ही वाकिफ़ हैं, तो अगर हम इसके को ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमने एक क्रॉस सेक्शनल ड्रॉ की है। क्रॉस सेक्शनल ड्रॉ है कि अगर आप उसको ऊपर से देखें और क्रॉस सेक्शन में, तो ये बेसिकली वो दरमियान में जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये असल में आपका जो है वो जो आपकी लाइन है उसको शो कर रहा है। और बाकी जो आपके साथ ये बाकी जो इर्द-गिर्द वेक्टर्स हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। और जितनी जो है इनकी सेगमेंट्स की लेंथ है, ये बेसिकली इनकी लेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को रिप्रेज़ेंट कर रही है और एरो जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये पिक्चर जो हमने आप एक दफ़ा फिर इसको देखें, ये पिक्चर जो हमने बनाई है, बहरहाल काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ये भी बता रही है कि किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है और किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कम है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर सिमेट्री मौजूद नहीं है, या आप कह सकते हैं कि एक इम्प्रॉपर पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जगहों पे वेक्टर बिल्कुल इस डॉट के करीब से शुरू होता है, बाज़ जगह पे ये वेक्टर जो है वो बहुत दूर से शो होता है, ठीक है? इसी तरह से विड्थ भी हर जगह वो यूनिफ़ॉर्मिटी भी नहीं है, तो लिहाज़ा जो है वो इस तस्वीर से इन्फॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे एक और कोशिश की जाएगी, एक दूसरी तस्वीर लाई जाएगी और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फर्स्ट पिक्चर जो है वो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू फ़ाई नहीं थी, यानी कि
सारी तरफ वो एक यूनिफ़ॉर्मिटी उस तस्वीर से वाज़ेह नहीं हो रही थी, तो लिहाज़ा एक नई तस्वीर लाई गई है। तो आप देखें कि इसमें जो लाइन्स हैं वो यूनिफ़ॉर्म हैं, यानी तमाम डायरेक्शंस में अगर आप फ़ाई के हिसाब से बात करें, फ़र्ज़ करें ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180, 270, तो ऑल 360 डिग्रीज़ में आप देखें एक यूनिफ़ॉर्मिटी पाई जाती है इस पिक्चर के अंदर। और आप इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है, ये शुरू में वेक्टर की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, फिर आगे ग्रेजुअली लेंथ कम होती जाती है। तो इससे ये मालूमात मिलती है कि ज्यों-ज्यों आप अवे जाएँगे इस मरकज़ से, तो आपकी जो फ़ील्ड स्ट्रेंथ है, वो कम होती जाएगी और जितना आप इसके करीब आएँगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये भी इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे इस तस्वीर से मिल जाती है। लेकिन इस तस्वीर के अंदर भी एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके किसी एक रीजन में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, दूसरे में कम हो, तो फिर ये पिक्चर जो है उस चीज़ को सही तरह से बयान करने से कासर होती है। तो लिहाज़ा इसमें मज़ीद एक चेंज लाया जाता है और वो चेंज ये कि आप जो है वो आप इसकी लेंथ्स को इतना चेंज नहीं किया गया इस दफ़ा। आप देखें कि शुरू के वेक्टर और बाद के वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड को बेसिकली इग्नोर किया गया। ठीक है? लेकिन लेंथ्स बजाय इसके कि लेंथ्स के ज़रिए आपको इंटेंसिटी बताई जाए, यहाँ पे कलर्स के ज़रिए इंटेंसिटी बताई जा रही है। आप देखें कि इनर सर्कल जो है, उसके अंदर अगर आप देखें तो कलर डार्क है, उससे आगे जब बाहर गए तो कलर थोड़ा-सा लाइट हुआ और मज़ीद लाइट हो गया। तो लिहाज़ा ये कलर की स्ट्रेंथ से जो है, यहाँ पे बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है कि फ़ील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, किस शिद्दत से पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक कोशिश ये भी की गई है कि आप देखें तो ये जो आपके कुछ एंगल्स थे, उन पे जो वेक्टर्स हैं, उनकी मोटाई ज़्यादा है बनिस्बत दूसरों की। जैसे इसकी मोटाई इससे ज़्यादा है। ये भी बताते हैं कि इस डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उस डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो लिहाज़ा इस तरह से भी जो है आप शो कर सकते हैं। लास्ट में जो सिंपलेस्ट वे है जो फ़ील्ड्स को शो करने का वो दिखाया गया है और इसमें सिंपली जो है आप बेसिकली मैग्नीट्यूड को ख़ातर में नहीं लाया गया बल्कि डायरेक्शन बताई गई है और हर तरफ एक देखें उस टेंजेंट बनाती हुई लाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये एक बेसिकली इसमें एक जो सिमेट्री पाई जाती है ऑल एंगल पे, यानी कि ये 45 डिग्री पे ये पूरी हैं, आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री पे हर 2 लाइन्स जो हैं 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ मौजूद हैं। तो एक एज़ीमुथल सिमेट्री जो है इसमें बना रही हैं। इसके अलावा जो एरोज़ हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्शंस बता रहे हैं। और इन लाइन्स को जो दूसरा नाम है वो स्ट्रीम लाइन्स हैं और इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा है। इसको आप स्ट्रीम लाइन्स भी कह सकते हैं, आगे जाके आप इसको फ्लक्स लाइन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स लाइन्स भी ऐसे ही जो है वो किसी भी चार्ज सोर्स से बाहर इसी तरह से निकल रही होती हैं और इसी तरह आप इनको डायरेक्शन लाइन्स भी कह सकते हैं। अगर एक सिचुएशन है कि अगर आपके पास एक पॉज़िटिव चार्ज हो, से जैसे मेरा एक कर्सर है, यही आपका पॉज़िटिव चार्ज है। तो अगर आपके पास एक फ्री पॉज़िटिव चार्ज हो और आप कहें कि ये आपकी जो लाइन चार्ज है, ये भी पॉज़िटिव चार्ज है। तो ज़ाहिर है आपको पता है पॉज़िटिव चार्ज जो है, वो पॉज़िटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये फ्री चार्ज अगर कहीं इसके करीब आने की कोशिश करेगा, तो ये उसको रिपेल करेगा। तो फ्री चार्ज जो है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ज़ाहिर है वो इससे अवे जाएगा, रिपल्शन होगी। जब वो इससे अवे जाएगा तो वो कहते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा? वो कहते हैं हमेशा इन्हीं एरोज़ की डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस सिमत में है तो इन्हीं एरो की डायरेक्शन में इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये वैसे इन्हीं के साथ ही एक्सेलरेट होगा और इन्हीं लाइन्स के अलोंग में वो बाहर जाएगा। इसी तरह से अगर ये मान लिया जाए कि ये जो मरकज़ है यहाँ पे कोई गैस है या कोई लिक्विड है, ठीक है? और यहाँ पे मौजूद है तो वो अगर जो लिक्विड है वो वहाँ यहाँ से जब बाहर निकलेगा, अगर बाकी सारी एक सिमेट्री पाई जाती है आप कहें आपके 360 डिग्री में, तो उनकी जो पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे वो भी किस डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे, वो भी इसी तरह से उसकी जो ट्रेसेस होंगी गैस की, वो इन्हीं जो है लाइन्स के अलोंग ही बाहर की तरफ निकलेंगे। ये एक समझाने के लिए या इमेजिन करने के लिए एक कांसेप्ट है जो दिया गया है और इसमें एक और कांसेप्ट जो इस पिक्चर से मिल रहा है वो ये भी है, जो कि जितना आप देखें इस मरकज़ से दूर होते हैं, उतना ये जो लाइन्स हैं इनके दरमियान स्पेस बढ़ती जाती है और जितना आप इसके करीब होते हैं तो लाइन्स के दरमियान स्पेस कम होती जाती है।
तो कहते हैं कि लाइन स्पेस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्पेस जितनी बढ़ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ यानी वहाँ पे फील्ड की मैग्नीट्यूड उतनी कम होती जाएगी। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है कि आप जितना करीब आएँगे ये स्पेस कम होगी तो आप समझें कि फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दूर जाने से स्पेस जितनी ज़्यादा होगी तो आप ये इमेजिन करेंगे कि आपकी फील्ड जो है वीक होती जा रही है। अब ये कहा जाता है कि फ़र्ज़ करें ये मोस्टली लाइक अ पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज है और उसके गिर्द फ़ील्ड्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अब ये कहा जाता है कि फ़र्ज़ करें कोई पॉइंट चार्ज है और आप उसको 3D में ड्रा करना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। उसके हर एंगल को, हर चीज़ को समझना, ज़ूम करना एक जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो लिहाज़ा हम जब भी आम तौर पर काम करते हैं तो हम इस मुश्किल के सामने से बचने के लिए हम 2 डायमेंशनली प्लॉट करते हैं। ऐसा आपने देखा है कि अभी हमने जो स्केचेस भी किए थे वो 2 डायमेंशंस में किए थे। इसका मतलब अगर एक्स, वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर कोई हम ड्रा करते हैं तो हम ज़ी कंपोनेंट को अवॉइड ही करते हैं और हम सिर्फ़ एक्स और वाई कंपोनेंट में ड्रा करते हैं। ऐसा हम ज़ेड कंपोनेंट यानी फ़ील्ड के ज़ेड कंपोनेंट को 0 रखते हैं। ये तब करते हैं जब हम बेसिकली उसको एक्चुअली ड्रा करने जा रहे होते हैं। ठीक है? तो लिहाज़ा स्ट्रीम लाइन्स को हम बिल्कुल जो है वो महदूद रखते हैं एक्स वाई कंपोनेंट तक, जहाँ पे हम ज़ी कंपोनेंट को 0 कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्केच लाइन्स दिखाई गई हैं। बेसिकली प्लॉट है, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और एक्स वाई का एक प्लॉट है। उसके अंदर 3 ब्लू कलर की स्ट्रीम्स लाइन्स दिखाई गई हैं। ठीक है? इन 3 स्ट्रीम लाइन्स को हम बेसिकली अब इन लाइन्स की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो लिहाज़ा हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन बनती है। यहाँ पे जो दरमियान वाली स्ट्रीम लाइन है, इसका इंतखाब किया गया है और इसमें एक पॉइंट के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ब्लैक कलर के वेक्टर से शो की गई है। तो लिहाज़ा अगर हम चाहते हैं कि हम इस ब्लैक कलर की डायरेक्शन को इसकी इक्वेशन बनाएँ, तो हमें बेसिकली यहाँ एक्स वाई प्लॉट में एक बेसिकली हम दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक स्लोप मालूम करने जा रहे हैं। तो हमें जो ई एक्स कंपोनेंट है जो कि जो EY कंपोनेंट है वो बेसिकली देखें यहाँ वर्टिकल है और EX कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल है। जैसा कि आम तौर पर मैथमेटिक्स में हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है? अब हम EX और EY के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल में लाते हुए इस पॉइंट के लिए हम बेसिकली इक्वेशन ड्रा करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं और EX और EY कंपोनेंट हमें शो हो गए। अब हम इसको आपको मालूम होगा कि हम यहाँ पे स्लोप को जो बेसिकली ई वाई ओवर ई एक्स लिख सकते हैं, जो ई वाई कंपोनेंट ओवर ई एक्स कंपोनेंट करेंगे तो ये आपका बेसिकली ई आ जाता है। हम ई वाई ओवर ई एक्स को बेसिकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स के इक्वल है, हम उसको डी वाई ओवर डी एक्स कह सकते हैं। लिहाजा अगर हम फंक्शन फॉर्म को इस्तेमाल में लाएं, ठीक है, तो लिहाजा हम ई एक्स और ई वाई को इस्तेमाल में लाते हुए हम जो है वो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आगे देख के हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पर हमने लाइन चार्ज को लिया है और लाइन चार्ज में हमारे पास जो लाइन चार्ज डेंसिटी है रो एल उसकी वैल्यू हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। ये हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं और इसको लेने का मकसद ये है कि ये हमारे पास लाइन चार्ज की इक्वेशन है और इसमें ऊपर रो एल है, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेसिकली कांस्टेंट है। सो ऊपर ऐसी वैल्यू ली गई है, ऐसी वैल्यू का इंतखाब किया गया है जो इक्वल हो नीचे वाली से, ताकि ये कैंसल हो जाए और हमारे पास इक्वेशन जो है वो थोड़ी सिंपल हो जाए। तो हमने रो एल की वैल्यू यहाँ पे ये वाली जो गिवन थी वो पुट कर दी है और इक्वेशन हमारे पास इस सादा सूरत में आ गई है। अब हम क्या करने जाएँगे, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है, ये र जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जिसमें जो रेडियली कंपोनेंट आउटवर्ड जा रहा है, वो बेसिकली रो कंपोनेंट है। तो लिहाज़ा यहाँ एक यूनिट वेक्टर ए रो शो किया गया है और हमने लाइन चार्ज में ये चीज़ तफ़सील से बात की थी। इस पे आप लाइन चार्ज की वीडियो देख सकते हैं और नीचे लिंक मौजूद होगा कि उसमें सिर्फ़ ए रो कंपोनेंट ऐसा होता है या रो कंपोनेंट ऐसा होता है जो बेसिकली मैटर करता है, बाकी दोनों कंपोनेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लिहाज़ा उनको हम इक्वेशन में नहीं लाते। अब हमें इनको जो है वो बेसिकली हमारे पास लाइन चार्ज की इक्वेशन ये है, लेकिन उधर से हमें
जो प्लॉट किया हुआ है हमने वो एक्स वाई प्लेन यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया है। तो हम इसको कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे ये बेसिकली एक्स वाई प्लॉट में चला जाएगा और वहाँ ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई की वैल्यूज के साथ होगा। अब जब हम इसमें वैल्यूज इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की सूरत-हाल इख्तियार कर लेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ये पहले ही डिफाइन किया है ई वाई ओवर ई एक्स जो है दैट इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम ई वाई जो है वो बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू ई वाई की है और नीचे ई एक्स की ये वैल्यू है। हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और ई वाई की वैल्यू ऊपर हमने पुट कर दी और ई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ नीचे पुट कर दी। अब ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फिर y ओवर x बच जाएगा। तो हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया है dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x। तो हम बेसिकली इस dx को इधर ले जाएं, y को इधर ले आए तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो और दिलचस्प सूरत अख्तियार कर लेगी। दैट्स dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर x। ये इक्वेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जो है इसको इसके डिफरेंस को कम ख़त्म कर सकते हैं कैसे? इंटीग्रेशन को करने से। और इंटीग्रेट अगर हम इक्वेशंस को कर दें तो डी वाई ओवर वाई को अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये बेसिकली लॉग बन जाएगा किसका? वाई का। और इसी तरह डी एक्स ओवर एक्स को अगर करें तो वो लॉग बन जाएगा एक्स का प्लस आपका कांस्टेंट बन जाएगा। ये देख सकते हैं लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस c1। c1 एक कांस्टेंट है, अगर सिंपली कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट कहलाएगा, अगर लॉग ऑफ कांस्टेंट है तो भी वो बेसिकली कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं लॉग ऑफ कांस्टेंट में, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जो एक लॉग है हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ पे लॉग ख़त्म करना हमारे लिए अब ईजी हो गया है। इक्वेशन जो हमारे पास लॉगरिथम एंटी लॉग लेने के बाद आएगी वो कुछ यूँ सिंपल होके y इज़ इक्वल टू cx हो जाएगी। तो अब हम जो है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है, लाइन इक्वेशन आ गई है और हम इस लाइन इक्वेशन में c की वैल्यू को मेजर कर देंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे और उस एग्जांपल में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम बेसिकली उस पूरी फील्ड के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट से जो स्ट्रीम लाइंस पास होंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी। यानी ये वो इक्वेशन है जो स्ट्रीम लाइंस की है जो इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। लिहाजा ये पॉइंट P है, इसमें यहाँ 3 वैल्यूज हैं और आपको पता होना चाहिए पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की और तीसरी z की। तो हमें बेसिकली इक्वेशन C पहले मालूम करना है। तो C जो है वो y इज इक्वल टू cx है। तो लिहाजा C जो है इसमें y की वैल्यू यहाँ पे 7 है वो पुट कर दी है और x की वैल्यू यहाँ -2 है वो पुट की है। इस तरह से हमारे पास C की जो वैल्यू आई है वो -3.5 है। ये वैल्यू हम अगर मेन इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे y इज इक्वल टू -3.5x ये लाइन इक्वेशन बन जाएगी। और ये कौन सी लाइंस? वो तमाम स्ट्रीम लाइंस जो इस पॉइंट से गुजरेंगी उनके लिए ये इक्वेशन रहेगी, ठीक है। और ये स्पेसिफिक वैल्यू होगी c की। आपके लिए एक ड्रिल प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद आप कोशिश करें कि आपका आंसर इससे मैच कर जाए। और अगर बारहा कोशिश करें, अगर आपका मैच कर जाता है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपसे इसका सलूशन शेयर कर दूंगा। अगर आपने पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इनसाइट से मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।